में सपोर्ट और चैलेंज द पॉलिसी एंड एक्शंस। तो इसी तरह डिफरेंट कोई पॉलिसीज बनी होती हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, कुछ एक्शंस होते हैं। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी सोसाइटी में अप्रूव होती हैं, कि जैसे कोई प्रैक्टिस चल रही होती है कि आपको लग रहा है कि ये एक सिचुएशन है। जैसे अक्सर अगर हम फीमेल की बात करें, उनके इन लॉज के साथ रिलेशन या उनकी आफ्टर मैरिज उनकी लाइफ को, तो हम देखें कि बहुत सी हमारे जो एक्शंस हैं और ये प्री डिटर्मिन्ड होते हैं। कोई पॉलिसी होती है, पॉलिसी में आप देखें किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी हो सकती है, लेकिन अगर आप देखें तो डिफरेंट फैमिली लेवल पर भी, कम्युनिटी लेवल पर भी आपको पॉलिसीज नजर आती हैं। तो जो एक ऑलरेडी एक चीज बनी होती है कि जी आपने ऐसे ही करना है और आपके एक्शंस के आपने ऐसे ही बिहेव करना है, तो हमने ऐसे ही बिहेव करना होता है, शादी के बाद जो है वो फीमेल को ऐसे बिहेव करना होता है, तो वो सिचुएशन में ऐसे करना होता है। तो वो बहुत सारी चीजें आपको देखें अपने कल्चर में भी आपको नजर आती हैं। तो ये फिनोमिनोलॉजी रिसर्च इस तरह की पॉलिसीज या जो एक्शंस से रिलेटेड होते हैं उनको ये चैलेंज कर सकती है। स्टूडेंट्स, ये तो फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च मेथड था जो भी हमने पढ़ा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च मेथड जो है उसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ आप ये रिसर्च मेथड जो है वो इसको यूज कर सकते हैं। एक है हेल्थ सेक्टर में यू कैन यूज फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च मेथड। हेल्थ सेक्टर में आप देखें कि डिफरेंट डिजीज होती हैं, डिफरेंट हेल्थ इश्यूज होते हैं, लोगों के उस बीमारी से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड लोगों के डिफरेंट परसेप्शंस होते हैं, बिलीव्स होते हैं। आपने एक चीज नोट की होगी कि हमारे यहाँ अक्सर जो है वो लोगों के बिलीव्स हेल्थ से रिलेटेड या डिजीज से रिलेटेड क्या होती हैं कि ये जो है नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है, ये जादू के असरात हैं, ये भी लोगों का बिलीव होता है। फिर अपनी हेल्थ से रिलेटेड लोगों के होते हैं कि नहीं, ये बीमारी जो है ये ठीक नहीं हो सकती, या ये बीमारी जो है इनक्यूरेबल है। लोगों का परसेप्शन जो है, बाज़ लोग फेयरफुल भी होते हैं किसी हेल्थ से इशू से रिलेटेड। तो हेल्थ सेक्टर में आप जो हैं फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च मेथड के जरिए आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि लोग डिजीज और हेल्थ में देखें आप दोनों चीजों को ले सकते हैं, फिजिकल भी ले सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी ले सकते हैं, हेल्थ को भी ले सकते हैं। तो आप देखें कि किसी भी बीमारी के हवाले से लोगों का परसेप्शन क्या है, लोग उसको परसीव कैसे करते हैं, लोगों का उस हवाले से क्या एक्सपीरियंस है हेल्थ से रिलेटेड, चाहे वो जहनी बीमारी हो, चाहे वो जिस्मानी बीमारी हो, क्रॉनिक डिजीज हो, या कुछ कम लेवल की बीमारियां हों, या जो डेली लाइफ में लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, उन हेल्थ इशू से रिलेटेड लोगों को किस तरह वो सोचते हैं, किस तरह वो उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो बिलीव कैसे करते हैं, वो फील कैसे करते हैं, उनके एक्शंस किस तरह के होते हैं। तो हेल्थ सेक्टर में आप फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च के जरिए जो है लोगों के बिलीव्स, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके जो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप रूल आउट कर सकते हैं, उनको आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। फिर एक और है एरिया एजुकेशन में भी आप देखें कि इस हवाले से भी आपको लोगों के डिफरेंट उनकी एक सोच नजर आएगी, लोगों के बिलीव्स, उनका परसेप्शन में आपको एक डिफरेंस भी नजर आएगा। आपको हर तरह का, चाहे वो पॉजिटिव परसेप्शन है, नेगेटिव है, व्हाटएवर, लेकिन आपको उस हवाले से भी लोगों के कंसर्न्स आपके सामने आते रहते हैं। तो एजुकेशनल पॉलिसी के हवाले से आप देखें लोगों के आप जिनका जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है एजुकेशनल पॉलिसी के साथ, एजुकेशन के साथ, कि वो किस तरह उसको लेते हैं। इसी तरह एजुकेशनल सिस्टम के हवाले से आप लोगों की जो है वो उनके पर्सपेक्टिव को, उनके बिलीव्स को, उनके परसेप्शन को आप रूल आउट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स के जो है वो एजुकेशन सिस्टम को, या वो जहां पर वो पढ़ रहे हैं, जिस लेवल पर वो स्टडी कर रहे हैं, वो उसको कैसे लेते हैं, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उनके किस तरह वो उसको किस एंगल से देखते हैं, किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं। आप स्टूडेंट के एंगल से भी कर सकते हैं, आप टीचर्स के को भी फोकस करके आप जो है वो फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च कर सकते हैं। इसी तरह आप देखें कि अब इसमें एग्जांपल देखें कि फिर मार्केटिंग है। मार्केटिंग में भी आप देखें
कि लोग जो हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी और जो भी मार्केटिंग में जो इश्यूज होते हैं या जो कोई प्रोडक्ट्स आ रही हैं या उनको मार्केट करना है या किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, कंपनीज जो हैं वो अपने काम को स्ट्रेंथन करती हैं या उनके किस तरह के उनके मार्केट या बिजनेस, आप इसको ले लें कि बिजनेस सेक्टर में भी लोगों के जो रियल एक्सपीरियंसेस हैं उनका परसेप्शन और आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट्स के हवाले से भी आप लोगों के डिफरेंट परसेप्शंस और उनकी जो है वो बिलीव्स और उनके पर्सपेक्टिव और जो है वो उनके एक्सपीरियंसेस को आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इसी तरह मार्केटिंग और में इस एरिया में या इसके साथ अगर आप बिजनेस केस में देख लें और आप इसको फर्दर अगर करें तो जैसे एडवर्टाइजमेंट होती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, तो आप देखें कि वहां पर भी आप लोगों के एक्सपीरियंसेस को जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं। उस हवाले से भी आप किसी फिनोमिनन को स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च जो है वो बहुत हेल्प करती है। फिर हमारे सोशल इश्यूज होते हैं, बहुत सारे सोशल इश्यूज आपको लगेंगे यहाँ पर मिलेंगे अपने कंट्री में, जैसे बेगरी है, भीख मांगना है, ये भी एक आपका एक सोशल प्रॉब्लम है। इसी तरह इनइक्वालिटी है आपका सोशल प्रॉब्लम, एक कम्युनिटी या एक ग्रुप जो है वो ऑप्रेस फील करता है। जेंडर से रिलेटेड इश्यूज हैं, फिर इसी तरह जैसे ड्रग एडिक्शन है, ये भी एक सोशल प्रॉब्लम है आपका। तो इस हवाले से भी आप लोगों के जो है वो उनके पर्सपेक्टिव को, उनके बिलीव्स को, उनके परसेप्शन को, उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को बेस बनाकर आप उन इश्यूज को भी हाईलाइट कर सकते हैं कि लोग उन इश्यूज के हवाले से क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उसको परसीव कैसे करते हैं, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं। तो इस तरह सोशल इश्यूज को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उस इशू को फेस कर रहे हैं, जो उन एक्सपीरियंसेस को देख रहे हैं, उनके एंगल से आप चीजों को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। फिर रिलीजन एक आ जाता है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डोमेन है जहाँ फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि देखें लोगों के रिलीजियस बिलीव्स जो होते हैं वो बहुत उनकी बिहेवियर को बहुत डिटरमिन करते हैं, उनकी फीलिंग्स को, उनकी थॉट्स को बहुत डिटरमिन करते हैं। और रिलीजन जो है दैट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हम हमारे जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं उस हवाले से, हमारी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, हमारे जो रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, ये हमारे एटीट्यूड को डिटरमिन करते हैं। इसी तरह हमारे अल्लाह से रिलेटेड हमारे बिलीव्स हैं, हमारे अपने फिरके से रिलेटेड बिलीव्स होते हैं। तो आप लोग रिलीजन के हवाले से उनके बिलीव्स कैसे बनते हैं, वो पर्सपेक्टिव उनका क्या है, वो किस तरह लेते हैं, वो किस तरह उन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उनका परसेप्शन क्या है, आप इसको कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी एक स्टडी हो सकती है अगर हम रिलीजन को देखें। फिर कल्चर एक भी एक डोमेन है कि जहां पर आप फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च को अप्लाई कर सकते हैं, अपने कल्चर में कर सकते हैं कि आप अपने कल्चर में जो भी आपको कोई ऐसा फिनोमिनन है जो आपको लगता है कि आपकी सोशल वैल्यूज होती हैं, आपकी कल्चर वैल्यूज होती हैं, आपके कस्टम्स हैं, आपके बहुत सारे रिवाज हैं, आपकी बहुत सारी चीजें जिनसे लोगों का डेली, आपका फैमिली सिस्टम भी आपके कल्चर का पार्ट है ना। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। तो आप देखें कि डिफरेंट आपको वो चीजें मिलती हैं और लोगों को उनसे क्या एक्सपीरियंसेस हैं, किस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं, लोगों का पर्सपेक्टिव, बिलीव, तो आप उस स्पेसिफिक कल्चर में उसके बिलीव्स को ले सकते हैं, देख सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी एंगल से। तो ये सारी फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च मेथड की एप्लीकेशन है और इनमें से किसी भी एरिया पर आप फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च जो है वो डिजाइन करके उसे कर सकते हैं फ्यूचर में। चलिए अब हम इस रिसर्च के हवाले से कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। एडवांटेजेस में अगर हम देखें तो इसमें एक ये है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग अटैच बाय पीपल। अब इस रिसर्च के जरिए आप जो लोगों की जो मीनिंग लोग देते हैं किसी फिनोमिनन से रिलेटेड, आप उस हवाले से बहुत अच्छी एक आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है इस रिसर्च के थ्रू, फिनोमिनोलॉजी के थ्रू। जो लोग किसी भी हवाले से मीनिंग देते हैं, उसका मतलब निकालते हैं, उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, आपको उस हवाले से एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है बीइंग अ रिसर्चर।
कि लोग जो हैं वो किस तरह चीजों को देखते हैं, परसीव करते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्सन परसेप्शन ऑफ अ फिनोमिनन, उसी तरह आप देखें कि एक फिनोमिनन से रिलेटेड पर्सन जो है वो उसका परसेप्शन क्या है, हाउ पर्सन इज परसीविंग अ फिनोमिनन और सिचुएशन, तो वो उसको देखता है कैसे, उस हवाले से क्या लेता है, पॉजिटिव ले रहा है, नेगेटिव ले रहा है, न्यूट्रल ले रहा है, जिस तरह से भी उसको ले रहा है, तो आप उसके हवाले से भी आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। फिर फिनोमिनोलॉजी रिसर्च असिस्ट इन डेवलपिंग न्यू थ्योरीज। अब देखें, अब आपके पास अगर एक डिजीज से रिलेटेड आता है, सपोज आप ड्रग एडिक्शन में परसेप्शन देखते हैं लोगों का, या उनके पार्टिसिपेंट्स के उसके एंगल से उस प्रॉब्लम को परसीव करते हैं, तो वो जो परसेप्शन या जो पर्सपेक्टिव आपको मिल रहा है, जो उनकी लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो वो मीनिंग दे रहे हैं, इन द लाइट ऑफ ऑल दोज थिंग यू कैन मूव टूवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू थ्योरी। तो ये आपको हेल्प भी करती है, फर्दर डायरेक्ट करती हैं। ऑल्दो फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च इज नॉट डन टू डेवलप अ थ्योरी, इसके लिए ग्राउंडेड थ्योरी का रिसर्च मेथड होता है, जो आप जो है वो थ्योरीज को डेवलप करने में आप उसको यूज करते हैं, जिसको हम आगे चलकर भी पढ़ेंगे। लेकिन ये आपको असिस्ट करती है, किसी न किसी तरीके से आपको एक डायरेक्शन देती है, एक रास्ता बनाती है नई थ्योरी की तरफ जाने का, तो आपको उससे आइडियाज मिलते हैं और आप फर्दर उस पर काम करके थ्योरी भी आप जो है वो डेवलप कर सकते हैं आगे फ्यूचर में। प्रोफाउंड डिटेल पर्सपेक्टिव ऑफ अ सिंगल फिनोमिनन, तो अब आप इसमें देखें कि एक सिंगल फिनोमिनन है, तो उस हवाले से आपको डिटेल में एक इंफॉर्मेशन मिलती है, पर्सपेक्टिव मिलता है। वो पर्सपेक्टिव को ये नहीं कि कोई बस एक छोटे एंगल से आप एक चीज को देख रहे हैं, बस आपने एक जुमले में बयान कर दिया, नहीं, आपने तो पूरा उसको अंडरस्टैंड किया है। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन बड़ी रिच इन्फॉर्मेशन है, और वो डिटेल पर्सपेक्टिव आपको एक फिनोमिनन से रिलेटेड मिल रहा है, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड मिल रहा है, सिचुएशन से रिलेटेड मिल रहा है। फिर इट्स ऑल्सो प्रोवाइड रिच डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, और जो ह्यूमन बीइंग के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे मैंने कोई चीज एक्सपीरियंस की है तो उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन होगी, वो कोई 2, 3, 4 लाइनों में नहीं है कि मैं ऐसा फील किया, मैंने ये एक्सपीरियंस किया। वो एक बड़ी रिच डिटेल है, बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल है कि बड़े अच्छे तरीके से उसको जो है वो एक ह्यूमन बीइंग का क्या एक्सपीरियंस होता है एक सिचुएशन में, वो उसके हवाले से बहुत अच्छी जो है डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको फिनोमिनोलॉजी रिसर्च मेथड के जरिए मिल जाएगी। इट ऑल्सो सरफेसेस डीप इश्यूज, जो बहुत डीप इश्यूज भी हमारे हैं, जो बहुत उनको सरफेस पे सामने लाती है, कि जो है वो हाईलाइट करती है उन इश्यूज को, कि जो बहुत ऐसे होते हैं कि जिनको हम बाज़ औक़ात नहीं इतनी अहमियत नहीं देते, ऑल्दो दोज इश्यूज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड दीज इश्यूज मस्ट बी एड्रेस्ड प्रॉपर्ली in order to resolve, in order to have solution of that, तो in order to have the solution, तो अब इट ऑल्सो सरफेसेस डीप इश्यूज, कुछ हमारे इश्यूज ऐसे होते हैं कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन हम उनको इतना वो हाईलाइट नहीं करते, या हम उनको इतना डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एंड ऑल दीज दोज इश्यूज मस्ट बी आइडेंटिफाइड ऑन टाइम एंड मस्ट बी एड्रेस्ड सो दैट वी कुड फाइंड एप्रोप्रिएट सोल्यूशन फॉर दैट इशू। लेकिन अब देखें कि ये इस फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च के जरिए उस तरह के मसाइल जो हैं वो भी सरफेस पर आते हैं, सामने आते हैं। जब वो हाईलाइट होते हैं तो लोगों को पता चलता है कि बेसिकली ये भी एक प्रॉब्लम था, जिसको हमने वी डिडंट पे इनफ अटेंशन टू दैट इशू। तो वो फिर उसको भी आप जो हैं वो देख सकते हैं इस रिसर्च के जरिए। इसी तरह इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लिमिटेशन भी हैं इस स्टडी की। डिटर्मिनिंग रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इज चैलेंजिंग। अब देखें क्वालिटेटिव रिसर्च में तो तकरीबन ये इशू रहता है रिलायबिलिटी वैलिडिटी का, तो यहाँ फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च में भी आप देखें कि आपको ये इसको एक चैलेंज बन जाता है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह जब आप एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके एंगल से जब आप चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, और वो पर्सन जो है अपने एक्सपीरियंसेस को खुद डिस्क्राइब कर रहा है, और उसकी बेसिस पर आप चीजों को, थीम्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन, उस पर कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए वैलिडिटी को डिटरमिन करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी भी जनरलाइजेशन में इश्यूज आते हैं कि आप उस स्पेसिफिक ग्रुप पर किए हुए एक स्टडी को, उसके रिजल्ट्स को आप बहुत ज्यादा उसको जनरलाइज करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है।
और इसी तरह कंसिस्टेंसी जो है वो उसमें रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी या उसकी उसमें जो है वो आपको नजर उस तरह नहीं आती है। तो एक मेजर इशू है इसमें। इसके अलावा इट इन्वॉल्व्स मोर सब्जेक्टिविटी एंड लेस ऑब्जेक्टिविटी। अब आप ये देखें कि जब एक पर्सन जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब कर रहा है और आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस को ले रहे हैं एक, तो वहां पर सब्जेक्टिविटी जो है वो उसकी ज्यादा होने के चांसेस हैं और ऑब्जेक्टिविटी जो है वो उस तरह कम होती है, क्योंकि आपने जो भी चीजें डिस्क्राइब की हैं वो एक पर्सन ने अपनी परसेप्शन, अपनी ओपिनियन, उसके बेसिस पर वो चीजों को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जहां पर किसी पर्सन की एक्सपीरियंसेस, उसके ओपिनियन, उसकी परसेप्शन और वो चीजों को कैसे देखता है वो इन्वॉल्व होता है, तो वहां पर ऑब्जेक्टिविटी काफी हद तक कम हो जाती है और सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा आ जाती है। इसी तरह रिसर्चर बाइस भी काफी हद तक इसमें होता है कि जाहिर है जब आप चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं, तो क्या चीजें आपने रिकॉर्ड की, किस तरह उसको मेंटेन किया, किस तरीके से आपने चीजों को नोट डाउन किया। ऑल्दो रिसर्चर इज फोकसिंग ऑन द पार्टिसिपेंट पर्सनल एक्सपीरियंसेस, लेकिन इसके बावजूद रिसर्चर की एक बाइस जो है वहां पर मौजूद होने के चांसेस होते हैं। एक्सप्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कुछ इश्यूज आप देखें, कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जहां पर पार्टिसिपेंट जो होता है दे आर नॉट इजीली और दे आर नॉट विलिंग टू एक्सप्रेस ईच एंड एवरीथिंग। तो वहां पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि पार्टिसिपेंट फील हेजिटेशन इन डिस्क्राइबिंग, एक्सप्रेसिंग ऑल दोज थिंग रिगार्डिंग अ फिनोमिना। तो वहां पर उनका एक्सप्रेशन जो है वो अगर उस तरह नहीं है जिस तरह एक ओपन एक्सप्रेशन होता है, कुछ मामलात से रिलेटेड कुछ सवाल अगर आप करते हैं और पार्टिसिपेंट इज नॉट विलिंग टू आंसर दैट क्वेश्चन, तो वहां पर उसकी एक एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन ना होने की वजह से भी आपके रिजल्ट पर उसका इन्फ्लुएंस होता है। क्योंकि पार्टिसिपेंट अगर विलिंग नहीं है तो आप उसे फोर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे किसी कल्चर में किसी टॉपिक पे लोग बात नहीं करते हैं, किसी फिनोमिनन से रिलेटेड बात करना पसंद नहीं करते हैं, तो वहां पर फिर लोग जो हैं उसको डिस्क्राइब करते हुए हेजिटेट भी करते हैं और वो इतना वो नहीं करते हैं। इसी तरह आप देखें कि हमारा कल्चर है तो हमारे यहाँ तो वैसे भी रिसर्च कल्चर नहीं है, तो आप देखें क्वांटिटेटिव स्टडी भी जब आप करने के लिए निकलते हैं तो नॉट एवरी पर्सन इजीली ट्रस्ट ऑन यू, काउंट ऑन यू कि वो आपको इस तरह कोऑपरेट करते हुए नहीं करते। बहुत से लोग जो होते हैं दे ब्लंटली रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन योर स्टडी, हालांकि उनको आप जितना मर्जी बता दें कि ये रिसर्च जो है वो आपके लिए कोई हार्मफुल नहीं है, देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व इन दैट स्टडी, डिस्पाइट दैट पार्टिसिपेंट पीपल हेजिटेट इन टेकिंग पार्ट इन योर स्टडी। तो जब क्वांटिटेटिव स्टडी में है तो जो क्वालिटेटिव स्टडी है उसमें तो आपको जो है वो पार्टिसिपेंट से आपने बार बार मिलना होता है। यू हैव टू विजिट द साइट and you have to make a contact with your participant more than one time। तो ये भी जो इशू आ जाता है, तो वहां पर उनके लिए एक्सप्रेशन जो है वो मुश्किल होता है कुछ मामलात से, तो वहां पर फिनोमिनोलॉजी रिसर्च जो है वो आपको इस तरह फिर बेनिफिट नहीं करेगी। प्रोवाइड्स डिस्क्रिप्शन रादर देन एक्सप्लेनेशन, फिर इसका एक और होता है कि ज्यादातर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चीजों को प्रेजेंट करती है कि चीज ऐसे है, ये है, ये है, ये है, ये है, उसको फर्दर उस तरह एक्सप्लेन नहीं करती है। तो डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी स्टडीज भी होती हैं, तो वो वहां पर जो है वो उन चीजों को, उनके जो एक्सपीरियंस है, उनके जो परसेप्शन है, उनके जो बिलीव्स हैं, वो उनको डिस्क्राइब कर रही होती है, इनको एलेबोरेट कर रही होती है। पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट सिमिलर पैरामीटर्स एज अप्लाइड इन क्वांटिटेटिव स्टडीज, और यही चीज आप देखें कि अक्सर जो यहाँ पे स्टडीज हो रही होती है ना, तो वहां पर थोड़ा सा मसला, थोड़ा क्या बाज़-औक़ात जो है वो पार्टिसिपेंट की तरफ से इस तरह के इश्यूज आते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको सिमिलर पैरामीटर यूज करें। जैसे क्वांटिटेटिव स्टडीज में आपका चूंकि आपके प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट होता है और आप डिफरेंट मेथड के जरिए आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, और वहां पर आपकी थोड़ा सा एक डिफरेंस जो आपका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव स्टडी में आ जाता है, उसकी वजह से भी इश्यूज रेज हो सकते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स को हर चीज को उस तरह वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते हैं। जैसे आप देखें हमारे यहाँ रिसर्च कल्चर नहीं है, तो अगर आप क्वांटिटेटिव स्टडी भी करने जाते हैं ना, तो क्वेश्चनर भी अगर आप दें, वहां पर क्लियर कट स्टेटमेंट लिखी होती है, तो पार्टिसिपेंट को वहां भी मुश्किल हो रही होती है। तो ये भी एक थोड़ा एक जो है वो बैरियर होता है एक अच्छी रिसर्च करने में, कि पार्टिसिपेंट जो हैं दे कुडंट इजीली अंडरस्टैंड द आइटम और द स्टेटमेंट रिटन इन द क्वेश्चनर। तो जो क्वालिटेटिव स्टडी होती है वहां तो और ज्यादा चीजें डिफिकल्ट होती हैं, कि क्योंकि आप क्वेश्चन से क्वेश्चन
क्वेश्चंस और आप वो करते जाते हैं, तो पार्टिसिपेंट को भी बाज़ औक़ात जो है वो इन चीज़ों को वो उन्हें बहुत एक प्रॉब्लमेटिक लगती है, उनकी वो अंडरस्टैंडिंग, वो उस फिनोमिनन को किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम इस चीज़ों को भी जो है वो रिसर्चर को ये चीज़ें भी एक चैलेंज के तौर पर लेनी होती हैं। तो पार्टिसिपेंट चाहते हैं कि वो सिमिलर पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जैसे क्वांटिटेटिव स्टडी में इसी तरह के हों, ताकि वो उन्हें वो मुश्किल पेश ना आए। अगर आप डिजीज से रिलेटेड ही ले लें तो हमारे यहाँ लोग डॉक्टर के पास कब जाते हैं, जैसे स्पेशली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो तो उस वक्त जाते हैं जब पेशेंट अच्छा खासा जो है वो इसकी बीमारी जो है वो अच्छी खासी जो है वो एक सीवियर उसमें फॉर्म में सब सामने आती है, तो तब वो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। अदरवाइज दे डू नॉट कंसीडर अर्ली वार्निंग साइन एज द वार्निंग साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो वो फिर उसको लेते नहीं है, वो उसको किसी और एंगल से लेते हैं। तो ये भी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक प्रॉब्लम करती है कि ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि किसी फिनोमिनन को जब वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो किस तरह उसको करेंगे। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। हाउएवर फिनोमिनोलॉजी रिसर्च जो है वो आपको हेल्प आउट करेगी जब कभी आप कोई फिनोमिनन को अंडरस्टैंड करना चाहें, और जब कभी आप अपने किसी भी जो डोमेन में, जो हमने पहले डिस्कस किया कि हेल्थ एक डोमेन है, एजुकेशन है, मार्केटिंग है, ये डिफरेंट डोमेन्स हैं जहां पर आप फिनोमिनोलॉजी रिसर्च जो है उसको यूज कर सकते हैं और आप लोगों के परसेप्शन को, उनके एंगल को, उनके पर्सपेक्टिव को, उनकी बिलीव्स को जो है वो एक अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उस हवाले से आप इंसाइट गेन कर सकते हैं और कुछ इश्यूज को भी आप जो है वो एड्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिनोमिनोलॉजी